अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, नीचे देखें, नीचे आपको अभी एक लाइक का बटन नज़र आएगा, उसे प्रेस कर दें। जाते जाते क्या ही जा रहा है आपका। चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि ये वाक़यात हमारे साथ कुछ उस वक्त शुरू हुए जब मैं और मेरा भाई हम लोग रात में फैसलाबाद से वापस कराची आ रहे थे। कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी के कुछ काम के सिलसिले में गई हुई थी और वहाँ पर मुझे देर हो गई। वापस आते आते रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई, जहाँ पर हमने रास्ते में स्टे किया। गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मैं और भाई बस से बाहर निकल आए। मैं बताती चलूँ कि उस वक्त कुछ करीबन 9 बजे का टाइम हो रहा था। कुछ पैसेंजर्स बस के बाहर घूम रहे थे, जबकि कुछ माएँ थी जो अपने बच्चों को अंदर लेकर बैठी हुई थी, उनके बच्चे सो रहे थे। ड्राइवर अंकल को कोई इतनी ख़ास नॉलेज नहीं थी, बट वो फिर भी अपनी टॉर्च की मदद से बस को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं और भाई इधर साइड पे आए, हम एक दरख्त के नीचे खड़े हुए और हमने दरख्त के नीचे खड़े होकर हमारे पास कुछ स्नैक्स वगैरह थे वो खाने शुरू कर दिए। मेरे पास एक लंच बॉक्स था जिसमें थोड़े से चावल बचे हुए थे। मैंने भाई से कहा कि आप ये लेज़ खाएं, मैं अपने चावल इंजॉय करूँगी। मुझे हाथ से खाना खाने की आदत है। मैंने चावल खाए और थोड़ी ही देर में बस वाले अंकल ने आवाज़ दी कि बस ठीक हो गई है, आ जाओ सारे। भाई ने पानी की वाली बोतल से ही वहीं पर मेरे हाथ धुलवाए और यहीं से हमारा सारा किस्सा स्टार्ट हो गया। हुआ कुछ यूँ कि उसी रात में जब हम लोग घर पहुँचे हैं तो घर पहुँचकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पर बहुत ही ज़्यादा वज़न हो। मुझे अपना जिस्म भारी भारी और बोझल सा महसूस हो रहा था। मामा को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग शायद थक गए हो, इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। खैर, सो गए। अगला दिन भी सारा ऐसे ही गुजर गया और उससे अगली रात ऐसा कुछ हुआ कि जब मैं वॉशरूम जाने लगी तो वहाँ पर मुझे एक औरत का साया दिखाई दिया। जब मैंने वॉशरूम की तरफ मूव किया और मेरी नज़र उस पर एक झलक ही पड़ी थी कि वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। अब ये चीज़ मुझे रोज़ रोज़ दिखाई देने लगी। मैंने मामा को बताया तो मामा ने कहा कि तुम हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखने लगी हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये वहम होने लगा है। अगर ज़्यादा ही डर लगता है तो रात में छोटी लाइट ऑन कर लिया करो। अब से मैंने ऐसे ही किया, रात में छोटी लाइट ऑन कर लेती, लेकिन अब वो चीज़ जो भी थी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्वाब में आने लगी। उस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा डरने लगी थी कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी मेंशन करती जाऊँ कि हम लोग सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे नाना जो थे वो यहाँ के एक बहुत जाने माने बुज़ुर्ग थे। हम लोग पीरों की हस्ती से बिलोंग करते हैं और उन लोगों में से हैं जिनको ये दूसरी मखलूक़ात जो है ये अपने इर्द गिर्द हो तो महसूस हो जाया करती हैं। मेरे नाना इन चीज़ों को बाकायदा देखा करते थे और ये इल्म जो था मेरे नाना से मेरी मामा को मिला और मामा से आगे मेरे भाई को मिला। कुछ दिन बाद की बात है कि भाई बताते हैं कि रात में जब मैं उठा, मैं मूवी देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने हेडफोन्स में आवाज़ आई जैसे कि मेरी छोटी बहन सडन रो रही हो। हेडफोन्स में फुल वॉल्यूम था, स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि छोटी बहन सिसक कर रो रही थी। मैं उठा और मैंने जाकर देखा तो वो वॉशरूम के पास बिल्कुल दुबकी हुई बैठी थी और उसने घुटनों में अपना सर दिया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ पर देखा तो एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल थे, लंबे काले घुंघराले बाल थे और उसने हाथों में कड़े पहन रखे थे और उसने मेरी तरफ इतनी हैरत से देखा एक लम्हे के लिए, जैसे वो हैरान हो कि मैं उसे कैसे देख सकता हूँ, और वहाँ से गायब हो गई। जब मैंने अगले दिन मामा को ये सारी बात बताई तो मामा ने कहा, सिस्टर से पूछा कि क्या तुम छत पर गई थी। सिस्टर ने पहले तो मामा से कह दिया कि मैं तो छत पे नहीं गई, क्या छत पर जाने की वजह से मेरे साथ ये सारा कुछ होगा। मामा ने उसे मजाक में कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुमसे बस वैसे ही पूछ रही थी। तो उसने मामा को ये बात बता दी कि हाँ, मैं छत पे गई थी, मेरे एसी का आउटडोर सही से काम नहीं कर रहा था। तो बस वहीं से मामा को सारी बात खटक गई। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो तब मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन नाना बू ने इस घर में शिफ्ट होने के अगले दिन ही, जब हमने यहाँ पर कुरान ख्वानी रखी थी, तो मामा से कहा था कि 1 हफ़्ते के लिए घर खाली छोड़ दो और कहीं और रहने चले जाओ। 1 हफ़्ते के लिए हम अपने ताया के घर रहने गए थे और जब हम वापस आए थे तो नाना बू ने मामा से कहा था कि घर के उस मखसूस हिस्से में किसी ने भी नहीं जाना। मुझे नहीं पता क्या मामला थे, बस मैंने नाना बू को सख्ती से मामा को ये कहते हुए सुना था। उसके बाद सिस्टर ने मामा को वो वाली बात भी बताई कि जिस दिन से मैं वहाँ से वापस आई हूँ मेरी उस दिन से भी तबीयत ठीक नहीं है।
मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर टाइम कोई चीज़ मुझ पर नज़र रखे हुए है, हर टाइम कोई चीज़ मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। अक्सर जब मैं बिस्तर पर बैठती हूँ तो मुझे मेरा बिस्तर भी वहाँ से दबा हुआ महसूस होता है, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ बैठी हो, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। मामा ने सिस्टर को अपने पास सुला लिया। उससे अगले दिन की बात है कि रात में जब मैं सोने के लिए उठा, अपने रूम में जा रहा था, तो मुझे सिस्टर के रूम के पास फिर से वही औरत खड़ी दिखाई दी जो उसके कमरे के अंदर झांक रही थी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लिया, मामा, बाबा, और वहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए। जब मामा और बाबा ने मेरी चीखने की आवाज़ें सुनी, मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि यहाँ पर वो औरत है जो सिस्टर की तरफ देख रही थी, और ये वही औरत है जिसको मैं बार बार देखता हूँ, अब ये मेरे ख्वाब में भी आने लगी है। मामा ने बताया कि उन्होंने सिस्टर को एक तवीज़ पहना दिया है जो कि उसको रात टाइम में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना है, दिन टाइम में तो फिर भी उतार सकती है, और अब ये औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन एहतियाती तौर पे फिर भी मामा सिस्टर को अपने पास ले गई और उसको अपने पास कमरे में सुला लिया। उस वाक़ये के कुछ दिन बाद वो जो भी औरत थी वो मेरे ख्वाब में आने लगी, और मुझे रोज़ ऐसा महसूस होता कि जैसे अब ये औरत मुझे किसी बात पर धमका रही है। वो अक्सर मुझसे ख्वाब में कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग देख लेना। और एक रात मैंने ऐसा ख्वाब भी देखा कि वो औरत जो थी वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक बहुत ही मनहूस सी, तंग सी, वहशतनाक गली थी जिसके दोनों तरफ बहुत बोसीदा से मकान थे। मैं उसमें खड़ा हूँ और वो औरत मेरे सामने खड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ भागूं। तो मैं देखता हूँ उस औरत के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं जहाँ से मुझे रोशनी नज़र आ रही है। मैं वहाँ उसकी तरफ लपकता हूँ तो वो औरत मेरा पाँव पकड़ लेती है, लेकिन तभी मुझे वहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर अपनी मम्मा बैठी दिखाई देती हैं जो मुझे कहती है कि मुझे हाथ पकड़ाओ, मुझे हाथ पकड़ाओ। मैं जैसे तैसे करके मामा को हाथ पकड़ा के मामा की तरफ चला जाता हूँ, और मामा मुझे वहाँ से ऊपर खींच लेती हैं और मैं मामा के पास बैठ जाता हूँ। और ऊपर बैठकर मैं क्या देखता हूँ कि मेरी सिस्टर, मेरा भाई और मेरे बाबा तीनों उस औरत के साथ खड़े हैं, और वो औरत बहुत क्रीपी से स्माइल लेके उन तीनों की तरफ देख के हंस रही है। जब मैंने ये ख्वाब देखा मैंने ये मामा को बताया। मामा बहुत ज़्यादा डर गई कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन खैर, मामा ने उस वाक़ये के बाद कुछ पढ़ाइयाँ घर में शुरू कर दी, लेकिन अभी ये सारा कुछ हो ही रहा था। हम इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया जो कि बहुत ही सीवियर था, और चंद दिन बाद ही डैड को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब हम सबकी परेशानी की इंतहा न थी। लेकिन खैर, उस रात जब मामा सोई तो मामा बताती है कि तुम्हारे नाना मेरी ख्वाब में आए थे और उन्होंने एक जगह का पता बताया है, हमें वहाँ पर जाना होगा। मैं मामा के साथ वहाँ पर चला गया। वहाँ पर एक बाबा जी का मज़ार था। पहले तो जो उनके दरबान थे उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन जब मामा ने बताया कि मैं फ़लाँ की बेटी हूँ तो वो बाबा जी खुद तशरीफ़ लाए और कहा कि मुझे तुम्हारे आने की खबर बेटा पहले ही मिल चुकी थी, तुम मेरे साथ अंदर चलो। बाबा जी ने सारा मामला मामा से डिस्कस किया और कहा कि मैं 2 दिन में तुम्हारे घर में खुद चक्कर लगाऊंगा। अगले ही रोज़ इतवार का दिन था। 8 बजे के वक्त जब मैं सुबह क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला तो मैंने देखा कि वो बाबा जी नंगे पाँव घर के बाहर खड़े हैं और कहते हैं कि बेटा एक लोटे में पानी लाओ, मुझे यहाँ पर वज़ू करना है। खैर, वो वहाँ पर वज़ू करते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं और सिस्टर के कमरे में बैठते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर वो कुछ पढ़ने के बाद वहाँ से एक अजीब व गरीब सी चीखने की आवाज़ आती है, और वो ऐसे हो जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ कर पीछे को खींच रहे हो। वहाँ पर वो किसी चीज़ को पकड़कर खींचते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी के हाथ खून से भर जाते हैं, और बाकायदा हमें वो चीज़ एक सांप की शक्ल में नज़र भी आती है जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरे कमरे में, भाई के कमरे में भी जाते हैं और सेम प्रोसेस दोहराते हैं, और उसके बाद जब मेरे कमरे में जाते हैं तो हमें ठीक ठाक चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और बाकायदा हमें ये आवाज़ आती है कि तुमने मेरा सारा ख़ानदान तबाह कर दिया, अब मुझे तो छोड़ दो। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम जो कर रही थी तुम्हें नहीं पता था कि इसका इंजाम क्या होगा? तुमने बिला वजह इन लोगों को इतना सताया। वो कहती है कि मैंने बिला वजह नहीं सताया, ये सारा इस बच्ची का कसूर है। ये बच्ची अयाम मखसूसा में उधर छत पे आई थी और इसको देखकर मेरा शौहर बहक गया और बिला वजह रोज़ रोज़ मुझे मारने लगा। लेकिन बाबा जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, कहा कि तुम एक बुरी मखलूक हो, तुम इन लोगों को मज़ीद नुकसान पहुंचाओगी। बाबा जी ने उसे वहीं पर तबाह कर दिया। और उसके बाद बाबा जी ने हमें एक आयत बताई और एक तावीज़ दिया, कहा कि इसे घर की एक स्पेशल साइड पे लटका दो, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है और कुछ भी नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। उसके बाद बाबा जी ने घर के इर्द गिर्द एक हसार बांध दिया और कहा कि बच्ची को 7 जुमेरात तक मज़ार पर हाज़िरी देना होगी।
ये सारी बातें करने के बाद बाबा ने घर के आगे फ्रंट डोर के पास एक क्रॉस का निशान लगा दिया। और अब मुझे ये बात समझ आई कि बाबा जी को मैंने नंगे पाँव इसलिए देखा था कि बाबा जी घर के इर्द गिर्द चलकर मट्टी में हसार बांध रहे थे ताकि वो जो भी चीज़ है वो घर के अंदर ही कैद हो जाए। अब हमने बाबा जी से सारी बात पूछी। मामा ने हमें यहाँ पर ये बात तो बता दी कि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था कि इस घर में अच्छे और बुरे दो तरह के जिन्नात हैं। अच्छे जिन्नात को तो कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं कि हम ये जगह आराम से छोड़ देंगे, लेकिन बुरे जिन्नात जो हैं उनके साथ कुछ मामला तय पाने होंगे, अलबत्ता वो तुम लोगों को नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोग एक हफ्ते के लिए यहाँ से गए थे और जब वापस आए तो तुम्हारे नाना ने समझाया था कि छत के उस हिस्से में ना जाना, और इससे ज़्यादा कोई बात मामा ने हमें ना बताई। लेकिन खैर हमने पूछा कि वो जो भी चीज़ थी ये तो, लेकिन आपने 3 कमरों में जाके अलग अलग अमल किया। उन्होंने कहा कि एक वही औरत थी और उसका शौहर था, और दूसरा ये एक और जिन था कि उस रात जब तुम लोगों ने वहाँ पर अपने हाथ धोए हैं तो वहाँ पर एक जिन का बच्चा सो रहा था जो तुम लोगों के हाथ धोने की वजह से डिस्टर्ब हुआ, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश था और इसलिए वो तुम लोगों का पीछा कर रहा था। लेकिन खैर ये जो भी चीज़ थी बाबा जी ने जैसा भी किया, इस मामले में शुक्र है अल्लाह का, नानाबू ने हमारी बहुत मदद फरमाई। उन्होंने मामा के ख्वाब में आकर हमारी मदद फरमाई, वरना जिस तरह से हमारे नुकसानात हो रहे थे हम समझ नहीं पा रहे थे हमारे साथ क्या हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ ये भी हुई थी कि मेरी सिस्टर ने जब आइज़ में लेंस डाले तो उसकी बीनाई चली गई थी। और इस सारे प्रोसेस के बाद जब घर सारा क्लीन हो गया और सारा कुछ हो गया, घर को हमने अच्छे से गुस्ल दिया, उसमें तिलावत कुरान पाक शुरू की, तो उसके बाद सिस्टर की आइज़ का ऑपरेशन दोबारा करवाया कराची के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल से। सिस्टर बताती है कि इस सारे प्रोसेस के बाद मुझे सारा कुछ बिल्कुल ठीक नज़र आना शुरू हो गया, बल्कि मेरी आइज़ पहले थोड़ी वीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आइज़ बिल्कुल ठीक है। और वो ये भी बताती है कि सारे प्रोसेस के दौरान मुझे सिर्फ एक बुज़ुर्ग नज़र आ रहे थे मेरी आंखों के सामने जो मेरी आइज़ का ऑपरेशन कर रहे हों। अल्लाह अल्लाह करके हमें इस मुसीबत से निजात मिली। ये जो भी चीज़ थी, जो भी गलती थी, ये सारा प्रोसेस हमसे अनजाने में हुआ था, जिसकी वजह से मेरे भाई को सीवियर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस एक्सीडेंट में भाई को बहुत सी इंजरीज हुई थी, हाथ फ्रैक्चर हुए, पाँव, ब्रेन डैमेज हुआ और बहुत कुछ हुआ। बाबा का इतना सीवियर लॉस हुआ और हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने ये सारी चीज़ें रिकवर कर ली हैं और अब बहुत वक्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अब ऐसा कभी भी कोई भी मामला दोबारा नहीं हुआ। हाँ, मामा अक्सर उन बुज़ुर्ग के दरबार में हाज़िरी देने अक्सर चली जाया करती हैं।